Dear students, Assalamu alaikum. As we have finished our discussion about linear equations in our previous lecture, so now we will discuss about quadratic equation and specifically single variable quadratic equation. So let's start with the definition. The equation of second degree is called quadratic equation, which means the highest power of the variable that appears in the equation is square. For example, 2x square minus 3x plus 7 is equal to 0. यानी सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में सिर्फ एक वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर वेरिएबल 2 हो जाए तो पावर फिर भी 2 रहनी चाहिए, तो वो 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए लाजमी है कि पावर हाईएस्ट जो है वो सिर्फ 2 हो, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर पावर प्लस में है या नेगेटिव में है हमारा इससे कंसर्न नहीं, क्योंकि नेगेटिव पावर्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व हो जाती हैं। तो आपने फोकस करना है सिर्फ पावर 2 पे। अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि वेरिएबल का नाम सिर्फ x होगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कुछ यूं होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a, b और c तीनों कांस्टेंट्स हैं और हमेशा a कांस्टेंट जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a कांस्टेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर को इक्वेशन में से खत्म कर देगा, और जब इक्वेशन में से पावर 2 ही खत्म हो जाएगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो लाजमी बात है कि आपका a कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, then this type of equation is called complete quadratic equation. For example, 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0. तो जब b है, b आपके पास एक नॉन जीरो वैल्यू दी हुई है, तो वो इक्वेशन आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन if b is equal to 0, then this equation is called pure or incomplete quadratic equation. For example, 3x square minus 4 is equal to 0. तो जब b कांस्टेंट ही 0 हो जाएगा, अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, जब b कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो ये x जो है ये तो इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग ax स्क्वायर और आपका जो कांस्टेंट है वो रह जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, सिर्फ x स्क्वायर वाला पार्ट और आपका कांस्टेंट जो है ये इक्वेशन में रह गया और x वाला पार्ट खत्म हो गया क्योंकि b 0 हो गया। तो इस तरह की इक्वेशन को हम इनकम्प्लीट या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में पुट करने से उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगी, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, तो वो रूट है इक्वेशन का। यानी वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम रूट कहते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, यानी दो वैल्यूज उस इक्वेशन में अगर हम पुट करें बारी बारी तो वो दोनों वैल्यूज ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसके दो रूट्स आएंगे, एक 2 और एक -3। यानी अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इसकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह -3 पुट कर दें, यानी यहाँ भी -3 पुट कर दें, यहाँ भी -3 पुट कर दें, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, यानी दो वैल्यूज आती हैं जो उस इक्वेशन में पुट करने से उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ज्यादा इजी और ज्यादा इफेक्टिव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, हम स्पीडीली सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। लेकिन हम एक दफा देख लेते हैं कि ये फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, ताकि हमें नॉलेज हो कि ये मेथड्स कैसे वर्क करते हैं।
तो हम एक ही एग्जाम्पल को इन तीनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 3x इज इक्वल टू -2x प्लस 2। तो सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा और इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। तो रीअरेंज करने के लिए इस -2x को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो +2x हो जाएगा, और -2 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये +2 के इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी बोला, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 थी। ये बिल्कुल उस तरह की फॉर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है स्क्वायर वाला 3x², और ये जो लास्ट वाला पार्ट है कांस्टेंट वाला -2, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3x² मल्टीप्लाई -2 -6x²। ठीक है, अब आपने ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली -6x² है। यानी जो फर्स्ट पार्ट यानी स्क्वेयर्ड पार्ट और कांस्टेंट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया था वही आंसर आना चाहिए उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से। ऐसी दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, और अगर उन्हीं दो वैल्यूज को ऐड या लेस किया जाए तो आपके पास एग्जैक्टली ये सेंटर वाला पार्ट आना चाहिए। जो x वाला पार्ट है वो क्या है यहाँ पर +5x। ठीक है, तो हमने वो दो वैल्यूज फाइंड की 6x -x। ये थोड़ा सोच के हमें फाइंड करनी पड़ती है, और आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी। तो हमने यहाँ पर दो वैल्यूज फाइंड कर ली 6x -x। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6x मल्टीप्लाई -x तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा -6x², जो कि हमें चाहिए था। और अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड या लेस करें 6x -x तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा +5x, जो कि हमें चाहिए था, ये सेंटर वाला पार्ट। इसका मतलब है ये वो दो वैल्यूज हैं जो हमारे पर्पस को सर्व कर रही हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इस सेंटर वाली +5x की जगह पे रिप्लेस कर देना है, और बाकी साइडों पे जो 3x² और -2 ये एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² प्लस 6x -x, और ये कांस्टेंट की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपने इस 3x² प्लस 6x इस पेयर में से कांस्टेंट कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या निकालेंगे, यहां से हम 3x कॉमन निकल सकता है, और 3x जब कॉमन निकल आएगा तो फिर रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस 2। अगर आप देखें मैं 3x को x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा 3x² बन जाएगा, और अगर 3x को +2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा +6x आ जाएगा। यानी मैं 3x² प्लस 6x की जगह लिख सकता हूं कि 3x इंटू x प्लस 2। ठीक है, इसी तरह -x और -2 में से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस 2। एक चीज माइंड में रखिएगा, जब आप कॉमन लेते वक्त माइनस को भी कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो अगर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। और अगर हम देखें तो मैं अगर -1 को x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा -x, और अगर -1 को मैं +2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा -2। तो यानी मैं -x -2 की जगह -1 इंटू x प्लस 2 लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा। अब यहां पर देखें जो ब्रैकेट्स के अलावा बाहर जो गिवन है, एक 3x गिवन है और एक -1 गिवन है। इन दोनों को मैं सेपरेट लिख लेता हूं, 3x -1 एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं, और जो ब्रैकेट्स के अंदर है x प्लस 2 ये दोनों सेम है। इनकी इनकी जगह मैं उसकी a की वैल्यू लिख लेता हूं x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर। तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए 3x -1 और x प्लस 2। ये वो दो फैक्टर्स हैं, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और ये दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं। यहां से दो रूट्स निकल आएंगे। पहले आप 3x -1 को 0 के इक्वल कर लें, और फिर आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लें सेपरेटली। यहां पर फिर आप x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू निकालने के लिए -1 इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई और x से दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। 1/3 को आप 0.333 भी लिख सकते हैं। और यहां पर
x निकालने के लिए जब +2 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो ये दो रूट्स आ गए, x 1/3 एंड x -2। अब अगर आप अपनी इक्वेशन में जो क्वेश्चन में गिवन थी x की वैल्यू 1/3 पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। या अगर आप x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो फिर भी आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। वही एग्जांपल मैंने ली 3x² + 3x = -2x + 2 और रीअरेंज करके मैंने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 3x² + 5x - 2 = 0। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आपकी जो x² है उसके साथ जो कांस्टेंट दिया होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर तो 1 है तो ठीक है, हम अपना प्रोसीजर शुरू कर देंगे, लेकिन अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो x² और उसके लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो 3 है, तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा और बोथ साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो हम बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वैल्यू ऑफ 3 की जगह आप सिर्फ 3 लिख लें। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3 वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, या मैं थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप मिसअंडरस्टैंड ना कर लें। चलें जी, मैंने करेक्शन कर दी है। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3 वी गेट। अब देखें, अगर हम 3x² को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा तो x² आ जाएगा। अगर 5x को 3 से डिवाइड करें तो 5/3x आ जाएगा। अगर -2 को 3 से डिवाइड करें तो -2/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो x² है उसका जो कांस्टेंट है वो 1 हो गया। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब वो मेथड क्या है, यहाँ से स्टेप्स शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप कांस्टेंट्स निकाल लें क्या क्या है। ए कांस्टेंट कितना है, जो x² की लेफ्ट साइड पे होता है, अगर नहीं गिवन तो 1 है, +1। बी कांस्टेंट जो सिंपल x की लेफ्ट साइड पे दिया होता है वो क्या है, +5/3। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये -5/3 होना था, तो अभी तो सिर्फ सिंपल प्लस है तो हम सिर्फ 5/3 ले लेंगे b की वैल्यू। और जो c कांस्टेंट है वो कितना है, -2/3, तो -2/3 आपका c कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने, आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें से जो कांस्टेंट वाला पार्ट है -2/3, इसे आपने इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाना है। जब हम इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे तो -2/3 क्या हो जाएगा, +2/3, और उसकी जगह यहाँ पर लेफ्ट साइड पे खाली हो जाएगी। अब इस जगह पर आपने क्या करना है, इस जगह पर सिंपली आपने b/2 का स्क्वायर ऐड कर देना है। और क्योंकि हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे b/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी b/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये हमेशा b/2 का स्क्वायर ही ऐड होगा इस जगह पे, और वही एज इट इज इक्वेशन की राइट साइड पे भी ऐड हो जाएगा। अब हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या थी, 5/3, तो b की जगह मैं 5/3 लिखूंगा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, तो आपका 5/3, 3 जो है वो भी डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर 2 भी डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 यानी 5/3 × 2। तो ये b/2 की मैंने आप b की वैल्यू पुट कर दी b/2 में और उसका स्क्वायर एज इट इज साथ आ गया। फिर यहाँ भी b/2 के अंदर b की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 5/3 और 2 साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में और उसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3 × 2 6 और यहाँ भी 3 × 2 6 और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, एक तो x² और एक ये 5/6 का स्क्वायर, ये दो स्क्वायर वाली हैं। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखना है, सिर्फ राइट साइड पे नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड पे देखें
एक ये x जो है वो स्क्वायर वाला है, और एक ये जो 5/6 है ये स्क्वायर वाला है। ये दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज की सिर्फ वैल्यूज ले लें स्क्वायर के अलावा, यहाँ से सिर्फ x स्क्वायर में से सिर्फ x ले लें, और ये जो 5/6 स्क्वायर है इसमें से सिर्फ 5/6 ले लें स्क्वायर्स को इग्नोर करते हुए, और जो साइन है बीच में वो प्लस का रखना है आपने, क्योंकि ये आपके 5/6 के साथ साइन प्लस के, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। फिर इनका होल स्क्वायर ले लेना, क्योंकि x का और 5/6 का हमने इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं लिया, बल्कि उन दोनों को ऐड करके उसका होल स्क्वायर ले लिया, तो ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और इक्वेशन की जो राइट साइड थी उसे हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, और फिर उसे बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन की राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम अगर 2/3 प्लस 25/36 का एलसीएम लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा 49/36। अगर आप एलसीएम का नहीं पता तो बड़ा सिंपल, आप क्या करें 2/3 करें, कैलकुलेटर पे 2 को डिवाइड करें 3, 2 डिवाइड 3 कर लें, और फिर 25/36 कर लें कैलकुलेटर पे और दोनों को ऐड कर लें, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चाहे वो पॉइंट्स में है कोई बात नहीं, आप लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अब अगर हमने x कैलकुलेट करने हैं तो ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जिसे हम अंडर रूट कहते हैं। तो जब हम इक्वेशन की दोनों साइड्स का अंडर रूट लेंगे, क्योंकि एक साइड का तो ले नहीं सकते, जो भी ऑपरेशन इक्वेशन की एक साइड पे होता है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी होगा, तो जब हम अंडर रूट लेंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स का, तो इस साइड पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 5/6 आ जाएगा, और इज इक्वल टू की राइट साइड पे आपका जो 49/36 है उसका अंडर रूट आ जाएगा। या अगर आपने एलसीएम की बजाय इन दोनों को डिवाइड करके कोई वैल्यू निकाली हुई थी पॉइंट में, तो उसका अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शंस में लिया हुआ है, 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, तो 7/6 अंडर रूट सॉल्व होके आ जाएगा। और एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी आपका अंडर रूट सॉल्व होके आता है तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो आपने हमेशा अंडर रूट का सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस का साइन लगाना है, यानी ये 7/6 एक दफा प्लस होगा और एक दफा माइनस होगा, तो ही हमारे दो रूट्स निकलेंगे। तो अब हम सिंपली दो रूट्स निकाल लेते हैं। x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 7/6 एक दफा प्लस में लिख लिया, फिर x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 7/6 एक दफा नेगेटिव में लिख लिया, तो एक दफा प्लस में 7/6 एक दफा नेगेटिव में 7/6, तो अब हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली प्लस 5/6 को दूसरी साइड पे ले जाकर -5/6 कर दें, और फर्दर सॉल्व कर लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, या 7/6 कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 5/6 कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, और उनको माइनस कर दें 7/6 के आंसर में से 5/6 के आंसर को, तो आपके पास 0.333 आ जाएगा, जिसे हम 1/3 भी कह सकते हैं। और इसी तरह आप 7/6 को सॉल्व कर लें और 5/6 को सॉल्व कर लें और दोनों को ऐड कर लें, लेकिन साइन माइनस करेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो आपकी x का पहला रूट क्या निकला, यानी इस इक्वेशन का फर्स्ट रूट क्या निकला 1/3, और सेकंड रूट क्या निकला -2, यानी वही आंसर जो हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल ले थे। तो वही आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही ड्राइव होगा, लेकिन हम डायरेक्टली फार्मूला याद कर लेते हैं, हमें डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम उसी एग्जांपल को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने उसे रीअरेंज कर लिया और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने इसके कॉन्स्टेंट्स को हाईलाइट कर लिया। a कांस्टेंट कितना है 3, b कांस्टेंट कितना है 5, और c कांस्टेंट कितना है -2, साइन साथ में लिखेंगे। एक चीज माइंड में रखनी है, वो जो x के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, वो सब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम बात करते हैं। यहाँ पर जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था कि आपका जो x स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर हमें उसे 1 बनाने के लिए उसी से सारी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे होते हैं फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है लिखा रहने दें। अब a कांस्टेंट कितना है 3, b कांस्टेंट कितना है +5, और c कांस्टेंट कितना है -2।
अब सिंपली आप ये फॉर्मूला याद करके यहाँ पर लिख दें, और ये याद रखिएगा क्योंकि कहीं भी आपको अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़े तो आप यूज कर सकें। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास इसमें a, b और c यूज हुए हैं और तीनों की वैल्यूज हमारे पास ऊपर दी हुई हैं। तो हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 5, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वेयर की जगह 5 स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 4, उसके बाद a की जगह मल्टीप्लाई 3, c की जगह मल्टीप्लाई माइनस 2 और होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3। अब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 24। तो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा 49, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 था वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 होल डिवाइडेड बाय 6। तो जब 49 का अंडर रूट लेंगे तो वो 7 आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस 5 प्लस माइनस 7 डिवाइड 6। तो अब यहाँ से दो रूट्स निकलाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, यानी माइनस 5 प्लस 7 डिवाइड 6, फिर माइनस 5 माइनस 7 डिवाइड 6। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो हमारे पास एक आ जाएगी x की वैल्यू 1/3 जिसे 0.333 कह सकते हैं, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सेम x की वैल्यूज निकली हैं, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेम वही रूट्स निकले हैं जो प्रीवियस दोनों मेथड से निकले थे। तो आप इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है या फैक्टराइजेशन यूज करना है या फॉर्मूला यूज करना है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे। और सबसे बेस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन बाजुकात कुछ क्वेश्चंस में नहीं हो सकती, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। तो आप ये फार्मूला याद कर लें और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो हैं उन पे अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर लिया करें। तो अब आपने क्या करना है, कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 8 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपने खुद से ट्राई करना है और किसी भी मेथड से कर लें। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक दफ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फैक्टराइजेशन से भी ट्राई करिएगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अवेलेबल है ही, उससे तो हो ही जाएंगे। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।